नमस्कार मित्रों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आपका चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, कुछ समय पहले 4 से 8 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था गेम पर, ओलंपिक खेल। आपने काफ़ी पसंद किया। आपने डिमांड भी किया कि कुछ और वीडियोस बनाया जाए खेल पर, लेकिन मैं पूरा नहीं कर पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि खेल हमारे हर परीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है, चाहे वो आईएएस की पेपर हो, चाहे पीसीएस का हो, टीजीटी, पीजीटी, शारीरिक शिक्षा का हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हो, हर जगह खेल एक अनिवार्य अंग बन चुका है। और सीधे सीधे प्रश्न नहीं आ रहे आजकल, जम करके खूब अंदर से पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब आपको किसी भी खेल के बारे में बहुत डिटेल जानकारी चाहिए। जी हाँ मित्रों, तो अगर वन लाइनर दे दें तो आप रटेंगे, कल भूल जाएंगे। तो मैं प्रयास करूंगा ज्यादा से ज्यादा विस्तार में बताने के लिए। आपका वीडियो बड़ा हो सकता है, अब हो सकता है कि देखने के पहले डर जाएं कि यार घंटा 1.5 घंटे का वीडियो कौन देखेगा। लेकिन एक चीज है कि बार बार पढ़ने से अच्छा कि एक बार जम कर देखा जाए, जम के पढ़ा जाए, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा मित्रों। और कुछ ऐसी चीजों को मैं ले रहा हूं जो 2-4 साल तक आपको वही चीज पढ़ना है, तो क्यों छोटे में पढ़ा जाए, एक बार जम के पढ़ा जाए। तो आज मैंने दूसरा चीज लिया है, एशियन गेम्स। दूसरा गेम एशियन गेम्स। आज इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, चूंकि हम लोग एशिया के हैं। तो एशियन गेम के बारे में परीक्षा के लिहाज से तो जानना ही है, कम से कम कुछ प्रैक्टिकल भी तो जाने कि हुआ क्या, इसका इतिहास क्या है, कैसे है। जनरली लोग जानते हैं कि 1951 में शुरू हुआ, दिल्ली से शुरू हुआ, और उसके बाद 2018 में जकार्ता में हुआ, इंडोनेशिया में हुआ, सभी लोग जानते हैं। लेकिन उसके बीच का इतिहास क्या है, प्रारंभिक और इतिहास क्या है, जरा उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जी हाँ मित्रों, तो इतिहास देखते हैं। इसका कर्ता धर्ता अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा हमारे नेहरू साहब, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने 1947 में, ध्यान दीजिएगा, जुलाई 1947 में इन्होंने एक सम्मेलन बुलाया। अभी तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, आजाद होने ही वाला था, क्योंकि सब कुछ पहले से फिक्स हो चुका था। साल 6 महीने पहले से कि माउंटबेटन योजना अब है, भारत पाकिस्तान ऐसे अलग हो रहे, इतने तारीख को आजाद होंगे, ऐसे वैसे सब कुछ फिक्स था। लेकिन उसके पहले नेहरू जी ने प्रयास किया कि कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे एशियाई देश आपस में जुटे, इकट्ठा हों, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक ढंग से एक दूसरे से जुड़े। चूंकि आजाद होने जा रहे हैं हम लोग काफी दिनों के बाद, तो हम लोग अकेले न पड़ जाएं एशियन कंट्रीज में। इसलिए नेहरू जी ने पहल किया कि कुछ गेम होना चाहिए, कुछ खेल होना चाहिए। नेहरू जी भी बड़े अजीब विचार के थे। जी हाँ, कई चीजें तो उनके दिमाग के ऊपर थी। ठीक है, राजनीतिक पद वाले लोग अपनी आलोचना, समालोचना और उत्तर प्रत्युत्तर देते रहे, लेकिन अगर देखा जाए तो सिर्फ किसी में नकारात्मक या सकारात्मक छवि नहीं होती, हर गुण होते हैं। तो नेहरू जी ने जिस प्रकार से उन्होंने शुरू किया था बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का, बहुत बड़ा जनक कहा जाता है हमारे भारत में, उसी प्रकार से एशियन गेम का जनक यद्यपि सोंधी को कहा जाता है, लेकिन पहल इन्होंने किया। सबसे पहले इन्होंने बुलाया और कहा कि गेम होना चाहिए, खेल होना चाहिए। तब एक बंदा था, जीडी सोंधी। जी हाँ मित्रों, बहुत बड़े खेल अधिकारी, हमारे कई पदों पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव पद पर रह चुके थे। यद्यपि आज के पाकिस्तान में वो पैदा हुए थे, आज के अगर ढंग से देखा जाए, लेकिन बहुत ही बड़े खिलाड़ी, हर फन में माहिर, बड़े बड़े पदों पर रहने वाले। जैसे हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के, है ना, कई लोग ऐसे हैं कि आज भले नेता हैं लेकिन वो रहे हैं पदों पर, चाहे वो बीसीसीआई के पद पर हैं, चाहे जिस पर भी। तो उसी प्रकार से जीडी सोंधी, गुरुदत्त सोंधी ने सोचा कि जब प्रधानमंत्री हमारे पहल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री इंटरेस्ट दिखा रहे, तो क्यों ना मैं बुलाऊं। तो इन्होंने भी दिल्ली में 1947 में एक सम्मेलन बुलाया और यह प्रस्ताव रखा कि जिस प्रकार से पूरे विश्व का एक गेम होता है ओलंपिक, क्यों ना हम लोग एक नई पहल करें, केवल एशियाई देश उसमें शामिल हों, हमारी और ताकत बढ़ेगी। क्योंकि हर खेल का एक उद्देश्य होता है एकता, सामंजस्य पैदा करना, इसी बहाने, खेल के बहाने, क्योंकि खेलों में बड़ी ताकत होती है। तो जीडी सोंधी एक खिलाड़ी आदमी, खेल प्रशिक्षक आदमी, खेल
अधिकारी आदमी, उन्होंने सोचा कि चलो प्रयास करते हैं। तो इनको हमारे एशियन गेम का पितामह कहा जाता है, एशियन खेल का पितामह, ठीक है, एशियाई खेल का पितामह कहा जाता है। यद्यपि लिखित रूप से कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि इन्होंने सबसे ज्यादा पहल किया था, ये तो प्रधानमंत्री थे, अपना काके इधर उधर करके निकल लिए, बहुत बड़ी बात थी वो, लेकिन प्रयास किया इन्होंने। जीडी सोंधी ने दिल्ली में 1947 में बैठाया सारे लोगों को, सारे देशों को, और प्रस्ताव रखा कि हर साल हमारा कोई न कोई, या 2 साल पर या 4 साल पर कोई न कोई गेम जरूर होना चाहिए, एशियाई देशों का गेम होना चाहिए। उस समय ये क्या थे पता है? AAFI के अध्यक्ष थे, AAFI। अब आप कहेंगे ये क्या है? तो इसका मतलब था अमेचर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसका कि अब नाम ये अमेचर हटा दिया गया है, अब एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, बस 1 साल पहले। जब ये सम्मेलन हो रहा है, जस्ट उसके 1 साल पहले 1946 में हुई थी, और उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? जीडी सोंधी साहब। ध्यान दीजिएगा, आपका एक क्वेश्चन और तैयार हो गया। AAFI का स्थापना 1946 में कहा हुआ था? बेंगलोर में हुआ था। तो बेंगलोर माने कर्नाटक, कर्नाटक में हुआ था। उसके अध्यक्ष उसमें वो थे, इसलिए और भी पहल कर रहे थे नेहरू जी की बातों को, और हवा दे रहे थे कि नेहरू जी ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने इंटरेस्ट दिखाया है, चलिए क्यों ना गेम हुआ, एक एशियाई देशों का अलग से गेम हो। तो उस समय एक और बहुत बड़ा हर देश में होता है एक संगठन, जिसमें कि हमारे भारत में IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। जी हाँ मित्रों, माने जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ होता है, पूरे विश्व का एक हर 4 साल पर गेम करवाता है, वही करता धरता है, सबसे बड़ा। मान लीजिए वो दादाजी हैं, मुखिया हैं, लेकिन हर देश का एक ओलंपिक संगठन होता है, जो ओलंपिक में हमारे देश भाग लेते हैं, क्या करते हैं, फेल होते हैं, पास होते हैं, उनको ले जाना ले आना, वो कौन करता है? हर देश का ओलंपिक संघ। तो हमारे भारत का एक ओलंपिक संघ है, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। और उस समय, जिस समय ये, इसको मैं 3 अध्यक्ष के नाम बता दूं और क्लियर हो जाएगा। इसके अध्यक्ष थे सर दोराबजी टाटा, सर दोराबजी टाटा। ये थे 1927 से 1928, बहुत बड़े बिजनेसमैन। जी हाँ, जमशेद जी के टाटा के पुत्र सर दोराबजी टाटा, ये बिजनेसमैन भी थे और खेल में बड़े इंटरेस्टेड थे। तो इनको, चूंकि ज्यादातर लोग बड़े पद पर वही लोग आते थे जो बिजनेसमैन, व्यवसायी थे, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते थे खेलों में, क्योंकि पैसे वाले होते हैं, बिल्कुल रखते भी हैं और वास्तव में खेलते भी थे। सर दोराबजी टाटा। दूसरे थे महाराजा भूपेंद्र सिंह, महाराजा भूपिंदर सिंह, ये पटियाला के राजा थे। पटियाला माने पंजाब, पटियाला के राजा थे। ये थे 1928 से 1938, 10 साल तक थे महाराजा भूपेंद्र सिंह मित्रों। और तीसरे महाराजा यादवेंद्र सिंह, महाराजा यादवेंद्र सिंह। जी हाँ, ये कब से कब तक थे? ये भी थे, ये 1938 से 1960 तक। आपको पता है रजवाड़ा पहले होता था, 565 रजवाड़े थे, है ना। हमारे भारत को आजाद होने से पहले रजवाड़े बहुत थे, आजादी के बाद रजवाड़े खत्म कर दिए गए, लोकतंत्र हो गया। तो लोग राजा थे, लेकिन इसके अध्यक्ष थे। IO के अध्यक्ष कौन थे उस समय? ध्यान दीजिए, क्योंकि 46 की बात, 47 की बात हो रही है, तो उसमें अध्यक्ष कौन थे? यादवेंद्र सिंह। मित्रों आपको बता दूं, यादवेंद्र सिंह के पुत्र मिस्टर अमरिंदर सिंह आज वर्तमान 18-19 में, 2018-19 में वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री, इन्हीं के पुत्र महाराजा यादवेंद्र सिंह के पुत्र अमरिंदर सिंह पंजाब के वर्तमान काल में कांग्रेस के वो मुख्यमंत्री हैं। जी हाँ, तो महाराजा यादवेंद्र सिंह ने भी कहा कि चलो यार, ये तो बढ़िया है, अच्छा है, हमारे प्रधानमंत्री ने पहल किया, आपने उस पर प्रयास किया और मैं अपना आशीर्वाद दे रहा हूं, चलिए आप जारी हो जाइए। लेकिन ये राजा महाराजा लोग कह के चल दिए, ज्यादा उस पर प्रयास नहीं किया। तब हमारे जीडी सोंधी साहब को तकलीफ हुआ, उन्होंने कहा कि चलो भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। इन्होंने क्या काम किया कि फिर एक सम्मेलन बुलाया। देखिए, ये इन्होंने कब कहा था? यादवेंद्र सिंह ने लखनऊ में सम्मेलन बुला के, इसको हमारे लखनऊ माने उत्तर प्रदेश में
ये तो नेहरू जी ने बुलाया, फिर इन्होंने दिल्ली में कहा, फिर इन्होंने लखनऊ में इसको आशीर्वाद दिया, अपना पास करके चलो। लेकिन गति इसकी बड़ी धीरे थी, बहुत धीमी थी। तब जीडी सोधी साहब ने फिर से कहा कि चलिए एशियन एथलेटिक चैंपियन, कहे कि चले अच्छे गेम नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप है ना, चैंपियनशिप अगर कराया जाए, उसी बहाने लोग केवल एथलेटिक, एथलेटिक आपको पता है जो भाग दौड़ के गेम होते हैं ना, लंबी कूद, ऊंची कूद, लॉन्ग जंप, ये 100 मीटर 200 मीटर दौड़ है, जितने भी हैं खेल, मतलब दौड़ कूद से संबंधित है, उसको एथलेटिक्स में गिना जाता है। एथलेटिक्स के बारे में हम डिटेल में खूब चर्चा करेंगे बस बहुत जल्द ही। तो ऐसे एथलेटिक गेम्स माने चैंपियनशिप हो, उसी बहाने एशिया के लोग अगर आए तब भी ठीक है। महाराजा यदुवंश सिंह ने कहा कि चलो भाई ठीक है, मैं पहल करता हूं, और 1948 में, ध्यान दीजिएगा, ये महाराजा यदुवंश सिंह, इन्होंने कहा कि 1948 से बिल्कुल होगा, ये एथलेटिक चैंपियनशिप होगा, और सबको बुलाया गया, बाकायदे न्योता होता दिया गया, सबको भेजा गया कि सब लोग आइए और भाग लीजिए, कम से कम कुछ नहीं तो एथलेटिक में भाग लीजिए। लेकिन 1948 में लंदन में ओलंपिक खेल हो रहा था। मैंने मित्रों बाकायदे एक ओलंपिक खेल पर बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाया है, लंदन ओलंपिक। लंदन में 2 बार सिर्फ ओलंपिक हुआ है, 1908 में, 1948 में। तो लंदन ओलंपिक गेम हो रहा था, तो कई लोग उसमें अपना नॉमिनेशन दे ही दिए थे, लोग भाग ले लिए थे, वो कहां से आ सकते हैं, उनको तो जाना ही था। तो लोगों ने कहा नहीं भाई हम नहीं आ पाएंगे, इसके बाद देखा जाएगा। फिर बुलाया गया 49 में, वहां भी पता नहीं क्या हो गया कि नहीं जुड़ पाए। 50 में आए, कई बातों का असर हुआ, तो पहले इसका नाम रखा जाना था एशियाटिक गेम्स, लेकिन नेहरू जी ने इसको कहा ना 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 ना, एशियन गेम होना चाहिए। तो अगर ये प्रश्न कहीं से बनता है कि एशियन गेम नाम किसने दिया, तो नेहरू जी ने, एशियन खेल, ठीक है, एशियन गेम, एशियाटिक की जगह एशियन गेम। फिर ये निर्णय हुआ कि 4 मार्च 1951 से 11 मार्च 1951 में दिल्ली में होगा, दिल्ली में गेम होगा, और ये पहला गेम हुआ मित्रों। 4 मार्च 1951 से 11 मार्च 1951 में पहला गेम दिल्ली में हुआ। इसमें 3 का सबसे बड़ा योगदान, पहले तो नेहरू जी ने नामकरण किया इसका, एशियन गेम किया। सोंधी जी पितामह थे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रयास इन्होंने किया, और उसके बाद आईओए के जो अध्यक्ष थे महाराजा यदुवंश सिंह ने इसको आशीर्वाद दिया, और उसमें बकायदे इसके प्रति लोगों में आकर्षण जगाया। ठीक है मित्रों, तो ये हमारा इतिहास था। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि सबसे बढ़िया आप डायरी पे नोट डाउन करिए, एक ही जगह बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये हमारा इतिहास रहा, यानी 1947 से चलते चलते 1951 तक पहुंच गए, और हमारा पहला गेम हुआ। जी हाँ, उद्देश्य क्या है? जिस प्रकार से हमने काइफ को देखा था, साइटियस अल्टियस फोर्टियस ओलंपिक गेम में, मित्रों नहीं देखा हो तो एक बार जरूर देखिएगा, मजा आएगा। हमेशा आगे की ओर, इसका उद्देश्य हमेशा आगे की ओर। ठीक है, अगर इंग्लिश में देखा जाए तो एवर फॉरवर्ड, एवर फॉरवर्ड, हमेशा आगे की ओर। जी हाँ, है ना, सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली, ये किसका था? ओलंपिक का था। ये एशियन का है, हमेशा आगे की ओर। चलिए, तो 2018 में कहा हुआ, चूंकि ये तो इतिहास हो गया, इतिहास और ये आता रहता है, हमेशा प्रश्न में आता रहता है। 2018 में अभी अभी आपको पता है कि जकार्ता में हुआ। जकार्ता में हुआ, कहाँ की राजधानी है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। थोड़ा सा हम लोकेशन अभी देख लेंगे। सत्र कौन सा था? ये 18वां था। सत्र कौन सा था? 18वां। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करेंगे कि 18वां, ये 18वां कैसे हुआ, कैसे, कब कब क्या क्या हुआ, फिगर में भी देख लेते हैं, नाम में भी देख लेते हैं। जी हाँ, तो देखते हैं पहला कहाँ हुआ? दिल्ली में। कब हुआ था? 1951 में। दूसरा मनीला, मित्रों फिलीपींस, फिलीपींस में हुआ, ये हुआ 1954 में। तीसरा टोक्यो में, और ये जापान की राजधानी, जापान में है, ये
ये 1958 में। मित्रों इसमें सबसे ज़्यादा याद करने का तरीका यह है कि टोक्यो में ही मिस्टर हमारे मिल्खा सिंह, उड़न सिख जिसको कहा जाता है, आपने फिल्मों में देखा होगा, भाग मिल्खा भाग में, 1958 के एशियन गेम में वो गोल्ड मेडल पाए थे और तहलका मचाया था उन्होंने 400 मीटर रेस में। ध्यान दीजिएगा 400 मीटर रेस में। और इसी के जस्ट बाद 1960 के रोम ओलंपिक में वो सेकंड के 100वें हिस्से से हारे थे, जिसका जिक्र उस फिल्म में किया गया है, भाग मिल्खा भाग में। तो 1958 में टोक्यो में स्वर्ण पदक पाया और 1960 में रोमन इटली के रोम के ओलंपिक खेल में वो चौथे स्थान पर आ गए। यहां पर 400 मीटर में स्वर्ण पदक पाया था। चौथा जकार्ता। जी हाँ मित्रों, ये जकार्ता में दूसरी बार हो रहा है। यहां पर जकार्ता माने इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ये कब हुआ था? 1962 में। यानी अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया के जकार्ता में 2 बार हो चुका है, एक बार 62 में, एक बार 2018 में, बस 2 बार। उसके बाद पांचवा बैंकॉक। बैंकॉक कहां की राजधानी है मित्रों? थाईलैंड। थाईलैंड सबसे अधिक आज तक 4 बार बैंकॉक में हुआ है, 3 बार दक्षिण कोरिया में हुआ है, 3 बार। तो बैंकॉक में कब हुआ? 1966 छठवां, फिर बैंकॉक 1970, ये 7वां तेहरान में हुआ। तेहरान में, ये ईरान में है, ये ईरान, ठीक है, ईरान में ये 1974, ठीक। 8वां 1900 फिर बैंकॉक में हुआ। ध्यान दीजिएगा मित्रों, 1 2 लगातार, फिर चौथा, यानी बैंकॉक में हुआ, ये भी 1978। अब 9वां हुआ दिल्ली में फिर से हुआ, यानी 1982। हमारे भारत में कितनी बार हुआ? 2 बार, 1951 1982, 1951 1982, ये 2 बार, ठीक है। इसी समय हमारा कई पीएसएलवी और जीएसएलवी का प्रयास किया गया था सबसे पहली बार अंतरिक्ष में दिखाने का प्रयास। उसी समय एशियन गेम हो रहा था हमारे भारत में और लंबा चौड़ा प्रयास किया जा रहा था कि हम लोग आत्मनिर्भर बने। पीएसएलवी में, जीएसएलवी में क्या होता है बाद में देखेंगे। उसके बाद 10वां हुआ सियोल में, 1900, सियोल माने दक्षिण कोरिया, ठीक है, 1986 में। 11वां हुआ बीजिंग में, बीजिंग माने चाइना में, चीन में हुआ 1990 में, ठीक है। अभी हम नक्शे से देखेंगे और भी क्लियर हो जाएगा। 12वां हुआ हिरोशिमा में, यानी जापान में दूसरी बार हुआ। हिरोशिमा माने जापान। आपको पता होगा मित्रों, जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने जबरदस्त बमबारी किया था। 1945 में परमाणु बम गिराया था, तहस नहस हो गया था हिरोशिमा 1994 में। 1998 में फिर से बैंकॉक में हुआ, फिर से बैंकॉक थाईलैंड में, यानी 1998 में, यानी ये चौथी बार हो गया। 4 बार, 66 70 78, एक बीच में गायब कर दिया, 66 70 78, फिर 98। 14वां 1998, 2002 में बुसान में हुआ, बुसान में दक्षिण कोरिया में हुआ, ये दक्षिण कोरिया में हुआ, ये हुआ 2002 में। 15वां दोहा में हुआ, ये कतर की राजधानी दोहा। अभी देखते हैं नक्शे में कतर, ये कब हुआ? 2006 में हुआ। 16वां ग्वांगजू में हुआ, ग्वांगजू 2010 माने चीन में। आपको पता है झांगजू, ग्वांगजू, बीजिंग, चौजिंग सब जितने हैं सब चाइना में है। 2010 में हुआ। 17वां इंचियोन में हुआ, इंचियोन माने दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया में, ये 2014 में हुआ। और 18वां जकार्ता में हुआ, ठीक है, जो कि अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 2018 में जकार्ता में हुआ, जस्ट पिछले साल हुआ ये, ठीक है। तो हमारा कितनी बार हो चुका दक्षिण कोरिया में? दक्षिण कोरिया में 1 2 3, यानी सियोल में हुआ 1986 में, फिर 2002 में, फिर 2014 में। अब अगला कहां होगा? 19वां कहां होगा? झांगजू में,
झांगझू ये चाइना में होगा, चीन में होगा, 2022 में होगा। ठीक है, 2022 में मित्रों। तो हम लोग देखते हैं, अगर नक्शे के रूप में देखा जाए तो आप इसको आई थिंक नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर मिलाएं हम लोग, चलिए छोटे नक्शे में देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे भारत को देख ले जाए, भारत को, ठीक है, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये ईरान, इधर मानिए इराक, इधर सऊदी अरब, इधर ओमान, यमन, और इधर कतर, यानी कुल मिला जुला के ये भारत हमारा। इधर अरेबियन कंट्री, अरेबियन कंट्री मित्रों, सीरिया, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, अमन, यमन, ओमान, जॉर्डन, फिलीपींस यानी इजराइल, ये सारे जहां पर तेल पैदा होते हैं, खनिज तेल पैदा होते हैं, पेट्रोल डीजल होते हैं, आपको पता होगा, ये अरेबियन कंट्री हमारे भारत के उत्तर पश्चिम में है, भारत की। उसके बाद यहाँ पर चाइना है, ये चाइना, यहाँ पर उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया है, ये आपको पता है जापान है, ये जापान है, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, समझिएगा। यहाँ पर ये म्यांमार, ये है थाईलैंड, थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड के नीचे यहाँ सिंगापुर, उसके बाद इधर है मलेशिया, और यहाँ पर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल हुआ है इंडोनेशिया। यहाँ पर फिलीपींस द्वीप समूह है, फिलीपींस द्वीप समूह है, यानी देखिए ये भारत के इधर सब है, ये पूरा गोला में, ये हमारा दक्षिणी चीन सागर है जिस पर बड़ी विवाद है, दक्षिणी चीन सागर, ठीक है। तो हमारा भारत हो गया, ये चाइना हो गया, इधर हमारा अरेबियन कंट्री हो गया, यहाँ पर सिर्फ 2 बार हुआ अरेबियन कंट्री में, हम लोग देखते हैं, और ये हमारा इंडोनेशिया हो गया, ये हमारा फिलीपींस हो गया, ठीक है, ये हमारा जापान हो गया, ये दक्षिण कोरिया। तो हम लोग देखते हैं, चाइना में 2 बार हुआ, इंडिया में 2 बार हुआ, ये कतर है 1 बार हुआ, ये ईरान है 1 बार हुआ, 2 2 4 2 6, जापान में 2 बार हुआ, दक्षिण कोरिया में 3 बार हुआ, और ये थाईलैंड में 4 बार हुआ, यानी 4 बार हुआ, ठीक है। ये म्यांमार मित्रों, अमेरिका के बाद म्यांमार है, म्यांमार के बाद थाईलैंड है, जी हाँ, और यहाँ पर 2 बार हुआ। कितने टोटल हो गए, 2 3 5 5 2 7 4 11 2 13 2 15 1 16 1 17, आई थिंक एक जगह और कहाँ बचा हुआ है, तेहरान, ईरान, बैंकॉक, जकार्ता, टोक्यो, मनीला, हाँ फिलीपींस, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 18 ये हो गया, अभी तक 18। तो हम लोग देखते हैं, ये क्या है, ईरान में 1 बार हुआ, ईरान में, ध्यान दीजिएगा, ईरान में। ये क्या, कतर में 1 बार हुआ, दोहा में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ईरान में कब हुआ है, 1974 में। कतर में कब हुआ है, 2002 में, ठीक है। इंडिया में आपको पता है 1951 और 1982। चाइना में हमने 2 बार देखा, 1990 में देखा और 2002 में देखा। जापान में 2 बार हमने देखा, कब कब देखा, सबसे पहले तो तीसरा ही हो गया है 1958 में, और हिरोशिमा में, ये हिरोशिमा में 1994 में। दूसरा हमारा यहाँ हुआ था फिलीपींस में 1954 में, देखिए इधर मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला, यहाँ हुआ था। इंडोनेशिया में 2 हो चुका, कब कब हुआ, 1962 में और 2018 में। थाईलैंड में 4 बार हुआ मित्रों, सबसे बड़ी चीज 1966, 1970, 1978 और 1998, 78-98, ये 4 बार थाईलैंड में हुआ है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, कभी नहीं भूलेगा, 4 बार ये थाईलैंड में, 4 2 6 2 8 1 9 1 10 10 2 12 12, और दक्षिण कोरिया में, हाँ दक्षिण कोरिया में 3 बार हुआ है। कब कब हुआ है देखिए, पहले तो 86 में हुआ, 1986 में हुआ, फिर उसके बाद 2002 में हुआ, और फिर उसके बाद 2014 में हुआ, 2014, ठीक है मित्रों। ट्रेन को जाने दीजिए, आप लोग ट्रेन से डिस्टर्ब मत होइए। पहले मैं रुक जाता था ट्रेन पर, फिर कई घंटे लगता था मुझे वीडियो बनाने में, अगर बाई चांस बनाया भी तो काट पीट कर बनाने में काफी समय लगता था, भाड़ में गया।
हम करें। अगर आपको लगाव है पढ़ने से तो ये ट्रेन से जाती आती रहेगी। जी हाँ मित्रों, बहुत समय जाता था, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करिए अपने आप को। मैं चाहूँ तो उसमें शायरी किस्से गाने सुना सकता हूँ, है ना, लेकिन कोई मतलब नहीं है। चलिए, अगर आवाज़ नहीं आती है तो बताइएगा, फिर से कुछ ना कुछ उसमें जोड़ दूंगा। तो ये हमारा कितनी बार हो गया? 1 2 2 4 2 6 6 4 10 10 3 13 13 1 14 14 2 16 16 2 18 18 बार हो गया। 19वां जापान में होने वाला है। तो ये हमारा याद करिएगा, दिमाग में नक्शे से और दिमाग में रहेगा। भारत से थोड़ा सा नीचे थाईलैंड, यहाँ पे 4 बार हुआ है। सर्वाधिक 4 बार थाईलैंड में और 3 बार दक्षिण कोरिया में। 2 बार कहाँ कहाँ हुआ है? जापान में, इंडोनेशिया में, इंडिया में, चाइना में ना। ऐसे अगर नक्शे से देख रहे हैं तो बहुत आसान है। चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, ये जकार्ता में हमारा हुआ था। और पहली बार 2 शहरों में 2018 में। अभी देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ जाइए, उसके बाद दिमाग में रखिए उसको, ठीक है। तो आपको 18वां दिमाग में आया, जकार्ता में पहली बार जीवन में किसी 2 शहरों में हुआ है। एक तो जकार्ता में हुआ, नहीं तो जिस भी देश को लिया जाता है सिर्फ उसी में एक शहरों में होता है, एक शहर में होता है केवल। और यहाँ पालेमबर्ग, जकार्ता और पालेमबर्ग पहली बार 2 शहरों में हुआ, ठीक है मित्रों। 18वां है। और यहाँ पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, उद्घाटन किसने किया? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, आपको पता है सबसे बड़ा वही होता है भाई, है ना। तो जोको इबोबी है या कुछ ऐसे ही नाम है, थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, आप लोग देख लीजिएगा। जोको इबोबी, ठीक है, जोको इबोबी या इबाबी ऐसे समथिंग करके है। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया, सब कुछ सर्वे सर्वा किया, ठीक है। पहली बार डेमो के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन माने प्रदर्शन के रूप में 2 खेल को शामिल किया गया। 2 खेल को शामिल किया गया। पहला ई स्पोर्ट्स, क्या मित्रों, ई स्पोर्ट्स माने इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स, और दूसरा है ना कैनो पोलो। ये पता है क्या होता है? कैनो पोलो मतलब पानी में होता है और नाव पर एक ऐसा जो जिससे नाव खिया जाता है। मान लीजिए आपका उसको क्या बोलते हैं, उसके दोनों तरफ बड़े बड़े छोटे छोटे वो रहते हैं, सब बने रहते हैं प्लास्टिक के। उसी से नाव खेते हैं, है ना, नाव खेते हैं और उसी से लड़ते हैं बकायदे। यानी बॉल फेंकते हैं, बॉल को उसी से उठा भी लेते हैं, हाथ से पकड़ते हैं, दूसरे को पास करते हैं। यानी नाव में बॉल खेलते हैं, नाव से बॉल खेलते हैं पानी में, और उसको उठाने के लिए, रोकने के लिए उनका जो डंडा होता है उसे क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, है ना फिलहाल। तो ये कैनो पोलो ये होता है, नाव का गेम है। बॉल पास किया जाता है एक दूसरे को और उसी से रोका भी जाता है, जो डंडे, जिस डंडे से नाव खेते हैं वो, ठीक है। तो 2 गेम को शामिल किया गया। और इसको तो, और हाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें मेडल नहीं था। ये 2022 वाले में मेडल वाला हो जाएगा। 2022 में मेडल वाला हो जाएगा ई स्पोर्ट्स। इसके बारे में तो अभी ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब आता है आधिकारिक संगीत। आधिकारिक संगीत क्या है कि एशियन गेम 2018 एनर्जी ऑफ एशिया माने कोई भी गेम होता है तो उसका कोई न कोई एक आधिकारिक गेम होता है। याद करिए, हम लोग जब वर्ल्ड कप खेल रहे थे क्रिकेट में, तो उस समय कम ऑन इंडिया दिखा दो, कम ऑन इंडिया दिखा दो, कुछ ऐसे गीत होते थे। तो हर एक बड़े गेम का एक आधिकारिक सॉन्ग भी होता है, संगीत भी होता है। तो ये था एशियन गेम 2018 एनर्जी ऑफ एशिया। जी हाँ मित्रों, मसाल किसने जलाया? सबसे बड़ी बात कि 15 जुलाई को मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली, ध्यान दीजिएगा, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में ये शुरुआत किया गया। जो मशाल जलाया जाता है, मशाल है ना, टार्च उसका एक माध्यम है,
हर गेम का, बड़े गेम का टार्च जला करके यानी संदेश फैलाया जाता है कि बस हमारा गेम हो रहा है। तो टार्च क्यों नेशनल स्टेडियम से हुआ? क्योंकि हमारे देश में पहला हुआ था और जहां पर आखिरी हो रहा है वहां तक पहुंचता है। तो वहां पर कब पहुंचा? 17 अगस्त को पहुंचा। मित्रों 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो उन्होंने 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। ठीक है। तो 15 जुलाई को मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से मसाल शुरू हुआ, वहां जलाया गया। 17 अगस्त को लगभग 1 महीने 2 दिन बाद इंडोनेशिया पहुंचता, पूरे देशों से होकर के, एशियाई देशों से घूमते 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 होकर पहुंचता यहाँ पर। और यहाँ पर एक इंडोनेशिया की जो रिटायर्ड बैडमिंटन खिलाड़ी थी, उनका नाम थोड़ा टेढ़ा है, आप लोग देख लीजिएगा, उन्होंने उस मसाल को जलाया वहां पर। ठीक है। शुभंकर, शुभंकर मतलब मैस्कट माने क्या होता है? यानी शुभ अंक। हम लोग कोई भी चीज जब शुरू करते हैं तो सोचते हैं कि कुछ शुभ हो, कुछ अशुभ न हो। यहाँ पर जैसे गांव में क्या होता है, मिर्ची नींबू क्या क्या लटकाते हैं, सब लोग अपना अपना करते हैं। तो हर गेम का एक शुभ अंक होता है। तो हम लोग पहले में देखे थे, जो दिल्ली में हुआ था उसका था जंतर मंतर, उसका शुभ अंक था जंतर मंतर बनाया जाता है शुभ अंक। लेकिन इस बार वाले का 3 है, 2018 का 3 है। ध्यान दीजिएगा, पहला है भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न ये पक्षी है जी मित्रों। दूसरा है अतुंग, ये हिरन है। और तीसरा है काका, ये गैंडा है। काका है, ये गैंडा है। ठीक है। तो तीन शुभंकर इस बार बनाया गया। वैसे भी मित्रों शुभंकर उसी को बनाया जाता है, या तो कोई हमारा विलुप्त प्राय प्राणी है, जीव जंतु है, तो जीव जंतुओं को ही ज्यादातर हमारे यहाँ या पूरे विश्व में शुभंकर बनाया जाता है, जिससे उसके बारे में लोग जानने का प्रयास करें, जाने ये क्या है, उसके प्रति जागरूकता पैदा हो, लोग उसको संरक्षित करने का प्रयास करें। तो भिन्न भिन्न पक्षी अतुंग और काका, काका ये स्ट्रेंथ का प्रतीक है, मतलब ताकत का प्रतीक है। ये हिरन माने चपलता और नॉट गिव अप माने हार न मानने का प्रतीक है, यानी फुर्ती है। और भिन्न भिन्न थोड़ा सा स्ट्रेटेजी और मतलब रणनीति का प्रतीक है, रणनीति। ठीक है। पक्षी कुछ इंडोनेशिया की ऐसी पक्षी जो रणनीति अच्छा बनाती है, मतलब कि चाहे वो रणनीति जिस भी, चाहे वो अपने दुश्मनों से बचने के लिए या मारने के लिए, तो इसको स्ट्रेटेजी इसका प्रदर्शित करता है। इसको बोलता है कि नॉट गिव अप माने हार न मानना, है ना, गिव अप नो। और इसका स्ट्रेंथ ताकत, यानी तीनों का। तो ध्यान दीजिएगा 2018 के इंडोनेशिया में जो गेम हुआ उसका शुभंकर 3 है, भिन्न भिन्न अतुंग और काका। ठीक है। आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मित्रों बड़ा हो रहा है वीडियो, लेकिन मेरे ख्याल से आपको जो बैठेगा दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। ठीक है। भिन्न भिन्न काका अतुंग, भिन्न भिन्न काका अतुंग, भिन्न भिन्न अतुंग काका। काका किसका है? गैंडा। गैंडा किसका प्रतीक है? स्ट्रेंथ, ताकत का। अतुंग किसका प्रतीक है? यानी हार न मानना, नॉट गिव अप। गिव अप, गिव अप मीन्स हार मानना, नो मोर गिव अप। और जो पहला था भिन्न भिन्न, वो स्ट्रेटेजी, रणनीति का प्रतीक है, वो करता है। ठीक है। और रही बात नए खेल, जी हाँ मित्रों, इस साल 10 नए खेल शामिल किए गए, जिसमें हमको सबको नहीं जानना है, कम से कम कुछ तो जान ही लें। जैसे एक हुआ कुराश, कुराश गेम। ये क्या है पता है? ये एक कुश्ती टाइप है, उसको आप कराटे कहिए, कुश्ती कहिए। ना तो उसमें आप पैर चला पा रहे हैं, ना तो टोटल कुश्ती भी है, वहां बेल्ट भी लगता है। आपको पता है हमारे देश में जो कुश्ती होता है बेल्ट नहीं लगता है ना, हाफ पैंट और टी शर्ट पे होता है, लेकिन वो लोग बेल्ट लगा के जैसे कराटे वाले रहते हैं अपने स्टांच में, तो छोटा मोटा है ना, ज्यादातर हाथ का प्रयोग होता है। कुराश कुश्ती पहली बार प्रयोग हुआ और पहली बार हमारे भारत ने ही जीता। जी हाँ, पिंकी बलहारा, पिंकी बलहारा ने जीता 52 kg में। हम लोग इसका चर्चा करेंगे, क्या जीता था ये? सिल्वर, यानी हमारे भारत के सिल्वर ने, कुराश पहली बार शामिल हुआ। जी हाँ मित्रों। उसके बाद
जो हमारा होता है बास्केटबॉल 3x3 बास्केटबॉल। चूंकि मित्रों आपको पता है बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। एक तरफ 5, एक तरफ 5, लेकिन ये है 3x3, यानी 3 इधर 3 इधर। पहली बार ये शामिल हुआ इस इन गेम में, पहली बार बास्केटबॉल 3x3, ठीक है। उसके बाद पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग माने आपको पता होगा कि जैसे पैरासूट होता है, पैरासूट ही समझ लीजिए, पैरासूट है, उसके बाद पीछे बांध करके उड़ते हैं धीरे धीरे, फिर उसके बाद सीखते हैं पैराग्लाइडिंग, ठीक है। मतलब पैराग्लाइडिंग का ये पहली बार शामिल हुआ, बड़ा खतरनाक होता है ये, इसकी बड़ी गजब की ट्रेनिंग होती है। फिर उसके बाद रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग इंग्लिश में ज़्यादा सुटेबल होता है, लेकिन है ना, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ। रॉक क्लाइंबिंग माने, रॉक माने चट्टान, चट्टान पर चढ़ने वाला, जो पत्थर पर जो रस्सी बांध कर पीठ पर के पत्थर पर चढ़ते हैं, रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है। और ब्रिज, जी हाँ, तो ये ताश के पत्तों का खेल है। ये ताश के पत्तों का पहली बार शामिल हुआ, और पहली बार हमारे भारत के 2 लोगों ने किया। क्या? प्रणव वर्धन और शिवनाथ सरकार। ध्यान दीजिएगा, शिवनाथ सरकार मित्रों पहली बार, और ये गोल्ड जीते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये गोल्ड जीते हैं, यानी ब्रिज का गेम पहली बार ही शामिल हुआ और पहली बार ही गोल्ड जीते हैं। उसके बाद था जुजुत्सु। जुजुत्सु ये जापानी मार्शल आर्ट है। ये जापानी मार्शल आर्ट है। ये मार्शल आर्ट समझ रहे हैं, युद्ध की कला, युद्ध की रणनीति, मार्शल आर्ट। जी हाँ, और भी कुछ गेम है, 1 2 3 4 5 6, आई थिंक इतना तो पर्याप्त है। और एक, हाँ, एक था जेट स्कीइंग। इंडोनेशिया के भी एक वो गेम शामिल हुआ था, मतलब मार्शल आर्ट। तो जेट स्कीइंग एक दूसरी चीज है। आपको पता होगा जैसे बाइक होता है, पानी पर बाइक चलाते हैं, पीछे से फुहारा पानी का ऊपर फेंकता रहता है, बहुत तेजी से लेके भागते हैं। फिल्मों में हमने खलनायक को भागते हुए, भगाते हुए देखा है। तो एक छोटी सी बाइक टाइप रहती है और पानी पर भागते हैं, जेट स्कीइंग। पहली बार ये शामिल हुआ था, जेट स्कीइंग, ठीक है। तो कुराश तो कुश्ती वाला गेम हो गया, बास्केटबॉल, पैराग्लाइडिंग पैरासूट वाला हो गया, रॉक क्लाइंबिंग पहाड़ चढ़ना, ब्रिज ताश के पत्तों का खेल, जुजुत्सु जापानी मार्शल आर्ट, जी हाँ, और जेट स्कीइंग माने बाइक लेकर पानी पर। तो ये 5-6 गेम, 3 4 7 लगभग हैं। 10 में से 6-7 ऐसे नए गेम दिमाग में रखेगा, या पहली बार शामिल हुआ। पहली बार इन दोनों में तो हमारे भारत वालों ने ही थोड़ा सा परचम ला रहा है, ठीक है। नए खेल आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, नोट करते जाइएगा मित्रों, तभी मजा आएगा। अब आता है फ्लैग बेरर। जी हाँ, फ्लैग बेरर आपको पता होगा कि ओपनिंग में, यानी एक बार जब गेम शुरू होता है तब हमारा झंडा कौन पकड़ता है। जी हाँ, आपके लिए होमवर्क है एक, कि सबसे आगे झंडा कौन लेता है, सबसे पीछे झंडा कौन लेता है। जी हाँ, सबसे आगे झंडा लेकर किस देश का खिलाड़ी चलता है, सबसे पीछे किस देश का झंडा लेकर चलता है। आपके लिए होमवर्क है ये, बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बहुत अच्छा सवाल बनता है ये। जी हाँ, तो ओपनिंग जो फ्लैग बीरर था, माने जब गेम शुरू होता है तो उस समय हमारे यहाँ कौन थे? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा, ठीक है। ये बहुत ही गजब के जेवलिन यानी भाला फेंक में 80 मीटर, लगभग 80.08 समथिंग करके इन्होंने 80.08 या 06 करके इन्होंने फेंका था मीटर में। अब कल्पना करें 100 मीटर कितना लंबा होता है, वहां से थोड़ा सा पहले 80 पॉइंट, है ना। तो जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने फ्लैग बेरर, ये इन्होंने झंडा उठाया था शुरुआत में, और क्लोजिंग में जब खत्म हुआ तब वहां कौन थे? रानी रामपाल। ये कहाँ के है? नीरज चोपड़ा, ये हरियाणा के हैं। आपको पता है मित्रों, हरियाणा में इस समय ऐसे ऐसे धुरंधर दुर्धर्ष लड़ाका और खिलाड़ी पैदा हो रहे हैं कि मजा आ जा रहा है हमारे देश के। अगर देखा जाए तो एक समय हरियाणा कितना पिछड़ा हुआ माना जाता था, पता नहीं क्या ऐसा हुआ है कि वहां पर महिलाओं के, जब से ये फोगाट बंधु
है ना, फोगाट बंधु क्या कहूँगे, फोगाट बहनें जब से लाई हैं मेडल और ये फिल्म बन गया, तब से तो जैसे लग रहा है कि बाहर से आ गई है। फिलहाल क्लोजिंग रानी रामपाल, जी हाँ, ये हमारे इंडियन हॉकी टीम की कप्तान है, यानी इंडियन वुमेन हॉकी भारतीय महिला टीम की कप्तान इस समय भी हैं। और इसमें सिल्वर जीता था हम लोगों ने, भारतीय महिला हॉकी टीम का सिल्वर जीता, माने रजत पदक जीता, और उसकी कप्तान ये है रानी रामपाल। तीनों ने क्लोजिंग सेरेमनी में ये झंडा इन्होंने उठाया, तो यानी ओपनिंग में कौन उठाया, नीरज चोपड़ा, क्लोजिंग में रानी रामपाल। ठीक है मित्रों, चलिए भारत पदक कितना पाता है इसको भी देख लेते हैं। 15 स्वर्ण पाता है, 24 रजत पाता है और 30 कांस्य, माने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रांज मेडल। ब्रांज है ना, तो आपको कुछ कुछ नाम जानना जरूरी है, कुछ कुछ नाम जानना जरूरी है, खास करके गोल्ड और सिल्वर, ब्रांज तो जल्दी आता नहीं है। तो भारत सबसे ज्यादा अगर पदक देखा जाए तो सर्वाधिक किसमें पाया था, ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक 7 गोल्ड मेडल किसमें पाया, एथलेटिक्स में, एथलेटिक्स में पाया। ठीक है, और उसके बाद 2 किसमें पाया, 2 कुश्ती में। ठीक है, 2 किसमें पाया, शूटिंग में, यानी तीर शूटिंग में। 1 किसमें पाया, रोइंग, रोइंग आपको पता है, पूरी एक टीम, रोइंग माने नाव खेलने वाला, पूरी एक टीम को मिला था ये रोइंग। और 1 किसमें पाया, इसको हमने अभी लिखा ब्रिज में। जी हाँ, कितने हो गए, 7 2 9 2 11 1 12 1 13। और 1 किसमें पाया था, यानी कुश्ती में, शूटिंग में, रोविंग में, ब्रिज में, और देखा जाए तो हाँ बॉक्सिंग में, बॉक्सिंग में। जी हाँ, और एथलेटिक में सब है, एथलेटिक में 7 थे, कुश्ती में 2, शूटिंग में 2, रोविंग में 1, ब्रिज में 1, बॉक्सिंग में 1, और हाँ 1 गोल्ड मेडल था इसमें 4 गुणे 100, 4 गुणे 400 मीटर रिले रेस में, रिले रेस। ठीक है, रिले रेस में गोल्ड मेडल 1 मिला था। तो देखा जाए अगर एथलेटिक्स में देखा जाए तो 7 में से कुछ कुछ नाम तो हम लोग जान ही सकते हैं मित्रों। ठीक है, कुछ कुछ नाम थोड़ा देखते हैं, 7 नाम में से कौन कौन नाम थे। इसको अगर मिटा दें, चलिए देखते हैं। पहले तो हमारे थी मिस्टर बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया को पता है, 65 केजी भार में बजरंग पुनिया कहाँ के थे, ये भी हरियाणा के, क्या गजब का हरियाणा। बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, बजरंग पुनिया। ठीक है, हरियाणा के, ये कुश्ती में जीता इन्होंने। ठीक है, सॉरी बजरंग पुनिया इन्होंने कुश्ती में जीता था, सॉरी। ठीक है, मैं एथलेटिक्स की बात कर रहा हूँ, कुश्ती में जीता इन्होंने। और उसके बाद कुश्ती में कौन जीता था, विनेश फोगाट, विनेश फोगाट। आपको पता होगा मित्रों, आपने दंगल फिल्म देखा, आपने गीता और बबीता फोगाट को देखा, और महावीर सिंह फोगाट, याद करिए उनके 4 बेटियां हैं, चारों में से 2 तो अपना नाम रोशन कर ही लेती, ये तीसरी हैं। 4 विनेश फोगाट, इन्होंने 50 किलोग्राम में ये जीता, 50 किलोग्राम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, विनेश फोगाट, यानी, और ये पहली महिला है पूरे भारत में आज तक एशियन गेम जीतने वाली, पहली गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, ध्यान दीजिएगा। अब इनके ऊपर भी कोई ना कोई फिल्म कभी बनेगी। तो वो लोग तो राष्ट्रमंडल में तालका मचा दे, इन्होंने एशियन गेम में तालका मचा दिया, विनेश फोगाट। ठीक है, 2 तो हमारे हो गए कुश्ती में। शूटिंग में भी 2 हैं, अगर देखा जाए तो सौरभ चौधरी, ये भाई साहब मेरठ के, हमारे यूपी के हैं, ये 10 मीटर एयर पिस्टल में है, 10 मीटर एयर पिस्टल में। और दूसरा रानी सरनोबत, ये 25 मीटर एयर पिस्टल में है। यानी ये दोनों गोल्ड मेडल हमको किसमें आया, शूटिंग में आया है। रोमिंग को तो पूरी टीम को आया है, ब्रिज में मैंने बता ही दिया कौन पाया है, 2 लोग पाया है। बॉक्सिंग में हाँ 1 मेडल आया है, अमित पंघाल।
अमित पंघाल, ठीक है, ये पहली महिला है, ध्यान दीजिएगा, पहली महिला है आज तक के पूरे इस इतिहास में जिन्होंने शूटिंग में महिला में स्वर्ण पदक पाया है, रानी सरनोबत। और अमित पंघाल ये 49 किलोग्राम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, अमित पंघाल, ठीक है। और इसमें भी लगभग 4 लोगों ने जीता है, जिसमें एक हिमा दास भी हैं, ठीक है, हिमा दास। 4 लोगों को, चूंकि 4 लोगों का 400 मीटर का रिले रेस माने बेटन दिया जाता है, लकड़ी की बेटन, 1 फीट का बेटन ये दिया जाता है, उसकी दौड़ है ना। जो जानते होंगे बेटन रेस क्या होता है, रिले रेस क्या होता है, उसको पता है। तो 4 लोगों को मिला, उसमें हिमा दास। आपको पता है हिमा दास का नाम क्या है? ढींग एक्सप्रेस, यह प्रश्न में आता रहता है, ढींग एक्सप्रेस। ये कहाँ के हैं? असम के हैं, अमित पंघाल कहाँ के? आई थिंक महाराष्ट्र के हैं। जी हाँ, अगर कहीं गलती होगी तो आप सुधार लीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से जहां तक मेरी जानकारी है महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। और ज्यादातर लोग सब हरियाणा के हैं, ठीक। ये हो गया। अब बचा एथलेटिक्स में, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बचा एथलेटिक्स में, तो 7 लोग एथलेटिक्स में उसमें देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा था पहले, तो सबसे बड़ा उदाहरण तो यही थे हमारे नीरज चोपड़ा जी। जी हाँ, किसमें? जेवलिन में, यानी भाला फेंक में। नीरज चोपड़ा जी जेवलिन में थे, इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक लिया, फ्लैग बेरर भी थे हमारे। दूसरा थे तेजेंद्र सिंह तूर, ये किसमें थे? 60 पट में, यानी 60 पट माने गोला फेंक में, ठीक है, गोला फेंक। इन्होंने 20 मीटर फेंका, 20.08 मीटर लगभग फेंका, 20.0608 है ना, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूं। तो 20 ये गोला जब फेंका, इसमें पाया कौन? तेजेंद्र सिंह तूर। ये पंजाब के हैं, आपको पता है, ये हरियाणा के ही हैं, ये पंजाब के तेजेंद्र सिंह तूर। उसके बाद हरपिंदर सिंह, ये भी पंजाब के हैं। इस टाइप के नाम जितने, हरविंदर सिंह, ये है ट्रिपल जंप में है, ठीक है, ट्रिपल जंप है ना, 3 तरफा कूद होता है, ठीक है। ट्रिपल जंप में ये गोल्ड मेडल पाया है। उसके बाद मंजीत सिंह, ठीक है, मंजीत सिंह 800 मीटर में पाए हैं, ठीक। और जिनसन जॉनसन, ध्यान देना, जिनसन जॉनसन ये पाए 1500 मीटर में। और स्वप्ना वर्मन पाई हैं ये हेप्टाथलॉन। अगर आपको मित्रों पता होगा, ध्यान दीजिएगा, स्वप्ना वर्मन, ठीक है, ये कहाँ के हैं? जलपाईगुड़ी के हैं, जलपाईगुड़ी यानी पश्चिम बंगाल के हैं। तो हेप्टाथलॉन में पाई है। हेप्टाथलॉन में 7 इवेंट होते हैं मित्रों, ध्यान दीजिएगा। डेकाथलॉन में 10 इवेंट होता है, 10 घटनाएं होती हैं, 10 मतलब होता है रनिंग, और इसमें 7 होता है। हेप्टाथलॉन 7 में जीतकर स्वर्ण पदक सबसे ज्यादा मतलब मार्क लाने वाली कौन है? स्वप्ना वर्मन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, आई थिंक एक कौन बच रहा है? और जिनसन जॉनसन, स्वप्ना वर्मन, ठीक है, 1500 मीटर, 800 मीटर ट्रिपल, हाँ, तो नीरज चोपड़ा। और एक दिमाग में नहीं आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, नीरज चोपड़ा। हाँ, तो हेप्टाथलॉन में क्या क्या गेम होता है? 2 दिन का गेम होता है, एक दिन 4 गेम होता है, एक दिन 3 गेम होता है। तो पहले दिन क्या होता है? 100 मीटर हर्डल माने बाधा, ठीक है, हाई जंप, ठीक है, शॉर्ट पट और 200 मीटर दौड़, ठीक है, पहले दिन। ध्यान दीजिएगा, हेप्टाथलॉन, इसी बहाने बहुत सी जानकारी इसमें दी जा रही है, आपको सब पढ़ना पड़ेगा बाद में। हेप्टाथलॉन माने 7 इवेंट होते, 7 घटनाएं। तो पहले दिन जो होता है, ये 2-4 चीजें होती हैं। 100 मीटर बाधा दौड़ में भी 10 बाधाएं होती हैं, ठीक है।
बाधा दौड़, हाई जंप माने ऊंची कूद, 60 पट माने गोला फेंक और 200 मीटर दौड़, ठीक है। और दूसरे में लॉन्ग जंप है, जेवलिन थ्रो है, ठीक है, माने भाला फेंक है, और 400 मीटर दौड़ है, 400 मीटर दौड़। यानी या हाई जंप है या लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप जो। तो इन सातों में सबसे अच्छी अगर स्कोर कोई लाने वाली है तो स्वप्ना वर्मन है, ठीक है। ये लोगों ने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल पाया, ठीक। सातवां मेरे ख्याल से नीरज चोपड़ा, तेजेंद्र सिंह तुम, हरपिंदर सिंह, मंजीत, जिनसन जॉनसन, स्वप्ना वर्मन, और एक नई दिमाग में आ रहा है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, मिटा दें। तो हेप्टाथलॉन ध्यान दीजिएगा, 7 मैचों का गेम और सातों में पहले दिन ये, दूसरे दिन ये हेप्टाथलॉन। और डेकाथलॉन पुरुषों को होता है, जो 10 होता है उसमें, डेका माने वैसे भी 10 होता है, तो पुरुषों का होता है 10, उसमें 5 एक दिन, 5 दूसरे दिन, 5 एक दिन, 5 दूसरे दिन, ठीक है। तो सिल्वर में कुछ कुछ मेन देख लेते हैं। सिल्वर में सौरभ चौधरी, मित्रों मैं थोड़ा सा भूल गया, सौरभ चौधरी इस बार के एशियन गेम में सबसे कम उम्र का अगर कोई भारतीय पदक विजेता गोल्ड मेडलिस्ट तो सौरभ चौधरी है, 16 साल की उम्र में, ठीक है। अगर आपको एक सवाल बनता है कि 16 वर्ष में सबसे कम, सौरभ चौधरी जो थे हमारे मेरठ के, यूपी के, उन्होंने सबसे कम उम्र में क्या पाया है, गोल्ड मेडल पाया है, 16 साल की उम्र। और इधर अगर सबसे कम देखा जाए तो शार्दुल बिहान, ये मित्रों 15 वर्ष के थे, केवल 15 वर्ष के, इन्होंने सिल्वर मेडल पाया है, शार्दुल बिहान, ठीक है। ये आई थिंक अगर एग्जैक्टली देखा जाए सबसे कम उम्र के कौन खेलने वाले थे तो ये थे शार्दुल बिहान, लेकिन किसमें थे ये क्या नाम है, सिल्वर पाए थे, गोल्ड मेडल नहीं पाए थे, ठीक है मित्रों, शार्दुल बिहान। उसके बाद अगर देखा जाए तो महिला हॉकी में सिल्वर पाए, ठीक है। और महिला कबड्डी में ईरान था, फिर इंडिया, फिर भारत। महिला हॉकी में जापान था, फिर भारत, ठीक है। रही बात हिमा दास की, ये 400 मीटर में ये सिल्वर मेडल पाती हैं। और दुती चंद, ध्यान दीजिएगा, ये 100 मीटर में और 200 मीटर में सिर्फ बात, लेकिन सबसे ज्यादा विवादित यही रही है। क्या विवाद रहा इनका? इनका विवाद रहा है ट्रांसजेंडर। इनको लोगों ने इनके ऊपर केस कर दिया कि आप पुरुष थी, आपने अपना जेंडर चेंज किया, ट्रांसजेंडर बन के ताकत को उसका इस्तेमाल करके और लड़की के ग्रुप में आपने मेडल लिया, ठीक है। बड़ा इनको ह्यूमिलेशन फील हुआ था, है ना। ये लंबा चौड़ा केस चला और विवादित रही है महिला। ये कौन? दुती चंद, ठीक है। सुधा सिंह 3000 मीटर स्टीपल चेज में। मित्रों स्टीपल चेज आपको अगर देखा जाए तो 400 मीटर की, चूंकि स्टैंडर्ड ट्रैक होता है, आपको सबको पता है 400 मीटर की दौड़ में तो लगभग 28 बाधा होती है, 7 जल कूद होता है, माने 35, ठीक है। अब उसका स्टैगर क्या होता है वो दूसरे में हम देखेंगे। 28 बाधा होती है, 7 जल कूद होता है, जल का, ठीक है। बाधा के बाद कूदेंगे आप, छप्पर से पानी में जाएंगे आप, तो 7 बाधाएं होती हैं उतने दूर में। 3000 मीटर में स्टीपल चेज में कौन जीता? सुधा। और एक थी आपको मैंने पहले चर्चा कर चुका हूं, पिंकी बलहारा, ठीक है। ये दिल्ली की थी, ये दिल्ली की थी। इन्होंने किस में पाया था? कुराश में पाया था। कुराश जो गेम मैंने बताया था, कुश्ती टाइप। और पीवी सिंधु आपको पता है कहाँ के हैं ये? तेलंगाना। पीवी सिंधु किस गेम से हैं? तो बैडमिंटन से है। पीवी सिंधु बैडमिंटन से, इन्होंने भी सिल्वर मेडल पाया। जी हाँ। एक चीज और मिस्टेक हो रहा है मित्रों
कि गोल्ड मेडल में एक नाम अभी दिमाग में आ रहा है, शार्दुल बिहान। एक मिनट, शार्दुल बिहान किस में थी? ये मेंस डबल डबल ट्रैप शूटिंग में, ठीक है, डबल ट्रैप शूटिंग में, मेन डबल ट्रैप शूटिंग, सबसे कम उम्र का खेलने वाला बंदा। और हाँ, तो पिंकी बधारा, पीवी सिंधु, ये मेन हमारे हॉकी के सॉरी सिल्वर के मेडलिस्ट है ये। उसमें एक नाम जो था हमारा रोहन बोपन्ना और दिविज शरण, इन लोगों ने किसमें पाया था? ये युगल, ठीक है, युगल टेनिस में, लॉन टेनिस, ध्यान दीजिएगा, लॉन टेनिस, अगर देखा जाए लॉन टेनिस में ये लोग पाए थे, ठीक है। तो इन लोगों ने गोल्ड मेडल पाया था, इसको लेकर के 15 है, आप उसको काउंट करिएगा। तो युगल लॉन टेनिस माने जो लॉन में खेला जाता है, तो रोहन बोपन्ना और उनके साथी दिविज शरण ने ये पाया था, ठीक है मित्रों। उसके बाद हाँ, तो स्वर्ण हो गया, रजत हो गया। अगला एशियाई हमने बताया ही कि झांगझू में होगा, कहाँ होगा? 2022 में चाइना में होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा वीडियो हो गया, आप लोग थक गए होंगे, लेकिन अगर आपको ये होगा कि नहीं मुझे ज्ञान से मतलब है, बड़े और छोटे से नहीं मतलब है, तब तो आपको मजा आया होगा। छोटी मोटी अगर मिस्टेक कहीं लग रहा है तो आप करेक्ट करिएगा, बताइएगा, क्योंकि चीजें दिमाग की बातें हैं, कभी कभी एक आध 2 पॉइंट मिस कर जाता है तो माफ करिएगा आप लोग, ठीक है। लेकिन मेन आपका है, इससे बाहर कोई नहीं आएगा, है ना। गारंटी तो कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन एक चीज है कि अगर एशियन गेम आप टीजीटी, पीजीटी, आईएएस या किसी भी चीज के लिए अगर आपको पता है कि ये लगभग 2022 तक रहेगा, सारे आंकड़े 2022 तक यही पढ़ना है, तो क्यों ना जम के एक बार पढ़ा जाए, ठीक है मित्रों। शार्दुल बिहान सबसे छोटा, लेकिन गोल्ड मेडल सबसे छोटा कौन था? हमारे सौरभ चौधरी, ठीक है। महिला हॉकी दूसरा स्थान, महिला कबड्डी दूसरा स्थान, है ना। और महिला हॉकी में कप्तान कौन थे? हमारी रानी रामपाल। हिमा दास 400 मीटर में, आपको पता है हिमा दास जो असम के हैं, जो पिछले साल विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था उसमें गोल्ड मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला थी वो। सुधा सिंह स्टीपल चेस, 28 बाधा दौड़, 7 जल कूद, सुधा सिंह, ठीक है। ये कहाँ के है? रायबरेली की है, ये यूपी के हैं, ये रायबरेली की है, ठीक है। दुती चंद कहाँ के हैं? ये जयपुर की है, ये जयपुर के हैं, ठीक है। जयपुर माने राजस्थान, ये जयपुर के हैं। ये सुधा सिंह रायबरेली के हैं, और शार्दुल बिहान भी आई थिंक हरियाणा का ही है, ठीक है। तो हरियाणा का वैसे भी जलजला है, जज्बा है, जज्बात है, जोश है, जुनून है। तो ये हमने देखा एशियन गेम को मित्रों। इसमें कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स, गलतियां हुई होगी तो आप सुधारिएगा, बताइएगा आप कमेंट में। लेकिन जो मैंने प्रश्न पूछा कि सबसे आगे कौन झंडा लेता, सबसे पीछे कौन झंडा लेता, आप लोग बताइएगा, ठीक है। उसका उत्तर मैं दूंगा फिर। तो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। लाइक डिसलाइक आपके हाथों में है, लेकिन अच्छा लगता तो शेयर जरूर करिएगा, फैलाइए इसको, क्योंकि मैं इसके लिए कुछ नहीं करता हूं, आपको करना है। मेरे पास टाइम नहीं, आप लोग बहुत दुखी रहते हैं, निराश रहते हैं, उदास रहते हैं कि आप इतने दिन बाद वीडियो लाते हैं, तो बहुत सी जिम्मेदारियां हैं मित्रों, मैं संभव कर नहीं पाता हूं। हाँ, आने वाले समय में मैं सीरीज चालू करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने एक आध बैच कुछ लिमिट करने वाला हूं, जो ऑफलाइन बैच चलता है, इसलिए तो ज्यादा समय मिलेगा तो ज्यादा आपको दे पाऊंगा, ठीक है मित्रों। नमस्कार।